वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति अपने साथ घटी किसी तरह की भयानक घटना को भूल नहीं पाता। ये घटना उसके दिलो दिमाग में कुछ इस तरह से घर कर जाती है कि वो इंसान लगातार उस घटना के बारे में सोचता रहता है, जिस वजह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होता जाता है और किसी काम को सही से नहीं कर पाता। ऐसे लोग आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और लोगों से अलग थलग रहते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फोर्टिस हेल्थ केयर की साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शांभवी जैमन। डॉक्टर जैमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले हमें आसान भाषा में समझाइए कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है और ये नॉर्मल स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे अलग है। ओके, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे आप नाम में देखेंगे कि ये पोस्ट ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे किसी तरह के राइट्स हो, चाहे किसी का कुछ लॉस हुआ हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे कोई नेचुरल ट्रेजेडी हुई हो, किसी की डेथ हुई हो फैमिली में। तो किसी भी तरह का ट्रॉमा उसके बाद कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कुछ सिम्टम्स, जैसे कि फ्लैशबैक्स होना, उन सारी सिचुएशंस का या उस पर्टिकुलर सिचुएशन का रिकलेक्शन होना बार बार विदाउट देम हैविंग टू रिकलेक्ट इट ऑन देयर ओन। तो ये जो विल होती है, ये जो वॉलंटरी एक्शन होता है, ये वॉलंटरी नहीं होता है। वो ना चाहते हुए भी ये फ्लैशबैक को रिकॉल करते हैं। ओके। अब ये जो है, ये कुछ हफ्तों और 6 महीनों तक डायग्नोस हो सकता है कि कोई भी ट्रॉमा हुआ हो, उससे कुछ महीनों तक ये डायग्नोस हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अप टिल 6 मंथ्स अगर ये सिम्टम्स आए तो हम इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ओके। इसकी वजह से, जैसे आपने कहा कि कई लोगों को डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, नींद खराब हो जाती है, नाइटमेयर्स आएंगे, एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है क्योंकि वो रिकलेक्शन होता है, उसकी जी। वजह से पैनिक अटैक होने लग जाते हैं। तो ये सिम्टम्स आते हैं। ओके। तो जो ये सिम्टम्स होते हैं वो तुरंत उस घटना के बाद आने शुरू हो जाते हैं, कुछ वक्त के बाद आने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आएंगे, ये जरूरी है। तुरंत भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कुछ दिनों के बाद भी आ सकते हैं, कुछ हफ्तों के बाद। अप टिल 6 मंथ्स अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं किसी घटना के बाद, तो हम उसे कहते हैं कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहला रहा है। ओके। अगर उसके बाद आते हैं तो यूजुअली हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसे नहीं कहते हैं, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से उतना रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 6 मंथ्स का गैप हो चुका है। बट ओके। विद इन 6 मंथ्स, इट कैन बी फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाएगा। ओके। शाम भी ये बताइए, इसका पता कैसे चलता है कि कोई व्यक्ति इस डिसऑर्डर से पीड़ित है और इससे उस व्यक्ति की सेहत पर क्या असर पड़ता है। मेंटली कंडीशन तो हमें पता है डिस्टर्ब है, तो इससे फिजिकली उस पर कितना हार्म होता है। तो अगर हम कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन देखें, उसका फिजिकल हेल्थ पे हार्म होता है। जी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उससे काम पे असर पड़ता है, उससे हमारे ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है, उससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उससे स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये दो कॉमनली चीजें पाई जाती हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज और डर्मेटोलॉजी रिलेटेड इश्यूज। तो ये दो चीजें हैं जो मोस्ट कॉमनली फिजिकल हेल्थ रिलेटेड होती हैं कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में, नॉट जस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। क्या इसके कारण पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है। बेसिकली पैनिक अटैक एक एंजाइटी का ही पार्ट होता है, ओके। एपिसोडिक होता है, छोटी सी ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए। उसके दौरान लोगों को घबराहट महसूस होना, दिल जोर जोर की धड़कना, सांस लेने में दिक्कत होना, मुंह सूख जाना, आंखों से कम दिखना या ब्लर दिखना, हेडेक होना, हैवीनेस होना हेड में, हाथ कपकपाना, वीकनेस लगना। ये अगर 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट या 20 से 30 मिनट के लिए होता है, और उस टाइम पे ये भी लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जी जी। कुछ घटना घटने वाली है, मैं मरने वाला हूँ या मैं मरने वाली हूँ या कोई और मरने वाला है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। जो एंजाइटी का पार्ट होता है वो एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके। तो शाम भी ये जो रिकॉल भी हो सकता है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं उसमें उस तरह का कोई सीन आता है या कोई ऐसी दोबारा घटना घटती है आसपास या न्यूज़ में आप देख रहे हैं, तब भी इस तरह के कोई पैनिक अटैक आ सकते हैं।
डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रिगर होता है जो उस इंसिडेंट से या उस स्थिति से मिलता जुलता है, जी। तो डेफिनेटली आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, पैनिक अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर जनरली एंजाइटी फील हो सकती है। तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंडर ही आएगा, बट उस समय के लिए आपको एंजाइटी फील होगी या फिर पैनिक अटैक एक्सपीरियंस होएगा। ओके। इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है और किस तरह की थेरेपी की मदद से इसका इलाज संभव है? तो इसका इलाज अगर हम साइकाइट्री रिलेटेड देखें तो मेडिसिन्स ऑब्वियसली यूज होती हैं, प्लस साइकोथेरेपी जो हम टॉक थेरेपी देते हैं वो भी यूज होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी एज वेल एज मेडिसिन होता है। अब किसी को नींद में दिक्कत है तो उसके लिए नींद में दवाइयों की जरूरत होगी। अब अगर किसी को डिप्रेसिव सिम्टम्स हो रहे हैं और वो थेरेपी में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो अगेन उनको दवाइयों की जरूरत होगी। प्लस ओके। ऑब्वियसली साइकोथेरेपी जो होती है, जो टॉक थेरेपी होती है, वो काफी बेनिफिशियल होती है। तो मैं ये कहूंगी कि दोनों थेरेपी एज वेल एज मेडिसिन कॉम्बिनेशन की तरह अगर यूज किए जाएं तो बेस्ट होते हैं या मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। ओके। तो डॉक्टर, इसमें इस डिसऑर्डर से ठीक होने में कितना समय लग जाता है? ये हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है मेडिसिन को, किस तरह से इफेक्ट आ रहा है मेडिसिन का उन पे। कुछ मेडिसिन कुछ लोगों को सूट करेंगी, कुछ लोगों को सूट नहीं करेंगी, कुछ लोगों में अच्छा इफेक्ट दिखाएंगी, कुछ लोगों में अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाएंगी। तो ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड चीज हो जाती है, ये बहुत ही टेलर्ड चीज होती है कि किसको कितना टाइम लगेगा। ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट हाँ अगर जनरली एवरेज लेके चले तो हम कहते हैं कि थोड़े महीने जरूरी होते हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए, या इतना कम करने के लिए कि वो आपको इफेक्ट ना करे आपकी लाइफ में। ओके। शांभवी, ये भी बताइए, एक्सपोजर थेरेपी और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है और इससे इलाज में कैसे सहायता मिलती है? सो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी या एक्सपोजर थेरेपी जो होती है, या फिर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है, वो बेसिकली आपके थॉट्स पे हेल्प करता है। तो जब आप इस तरह की स्थिति में एक्सपोज होते हैं या उस बारे में बात करते हैं, तो बॉडी एक तरह का रिस्पॉन्स देती है आपको, या तो एंशियस फील करेगी, या फिर मूड खराब होएगा, लो होएगा, चिड़चिड़ापन होएगा। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं ऑन एक्सपोजर टू दैट इंसिडेंट, या ऑन एक्सपोजर टू टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, जी। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जगह कौन सा इमोशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रादर देन एंगर, रादर देन इरिटेबिलिटी। तो उस हिसाब से हम उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं, और उस हिसाब से फिर पेशेंट को थोड़ा सा कंट्रोल आता है कि हमारे सिम्टम्स हैं, ठीक है मुझे ये फील हो रहा है इस समय, तो हम मैं क्या और कर सकता हूँ या कर जी। सकती हूँ ताकि मुझे इरिटेबिलिटी, एंगर ना हो। ओके। शांभवी, ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के ट्रॉमा से गुजर रहा है तो वो अपनी सहायता कैसे कर सकता है और उसकी फैमिली खास तौर पे उसकी मदद कैसे कर सकती है उससे, इस बीमारी से लड़ने के लिए? तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी तरह का प्रेशर ना हो पेशेंट पे। अगर उनको ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हो रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। अगर आपको पता भी है कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, तो भी प्रोफेशनल के पास जाएं, उनसे बात करें, उनको बताएं कि ये है, और उन्हीं से डायग्नोसिस लें। उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं अलोंग विद योर फैमिली कि किस तरह से यू कैन हैंडल दिस, मेडिसिन ज़रूरी है, थेरेपी ज़रूरी है, या दोनों ज़रूरी हैं। और जी। उसी टाइम पे हम फैमिली को भी बताते हैं कि किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को, कि किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का एनवायरनमेंट, अगर कोई ट्रिगर होता है तो उस टाइम पे उनको कैसे बिहेव करना है। बहुत ज़्यादा उनको पुश नहीं करना है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलना है कि सब ठीक हो जाएगा बस, जी। हो गया सब ठीक है अभी कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट्स अवॉइड करने होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो राजी है कि उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो थेरेपी में, ट्रीटमेंट में, तो फैमिली को ब्रीफ किया जाए कि किस तरह के स्टेटमेंट्स आप यूज़ करें, या किस तरह की बातें आप उस टाइम पे करें जब पेशेंट को दिक्कत हो रही है। और किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर, या फिर सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, इनवैलिडेट ना करें, वैलिडेट करें कि हाँ तुम्हें दिक्कत है, और उसको थोड़ा सा महत्व दें। ओके। शामिद, ये बताइए, कुछ लोगों को ही क्यों इस तरह का ट्रॉमा डिसऑर्डर होता है जबकि वहाँ और भी कई लोग मौजूद होते हैं? कई बार एक ही घटना कई लोगों के साथ घटती है लेकिन इसका असर एक ही इंसान पर ज़्यादा पड़ता है, ऐसा क्यों होता है?
तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है, जी। आपके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपकी लाइफ में। दूसरा ये ऑल्सो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक हेरिटेज पे, इन द सेंस कि हेरिडिटरी है, कभी कभी हमारी फैमिली में किसी को हो चुका है तो इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि आपको भी चांसेस हैं कि अगर आप इस तरह की किसी स्थिति में हो तो आपको ये हो जाए। किसी और में हो सकता है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ना जी। हो, जी। तो हो सकता है उनको इस तरह के सिम्टम्स ना आए। हो सकता है उन्होंने पहले इस तरह की चीजें हैंडल की हो, एक्सपीरियंस की हो, एंड दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस एंड दे आर एबल टू हैंडल स्ट्रेस वेल। तो हम्म। वो भी हो सकता है कि वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो उसकी वजह से दे आर एबल टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस और ट्रॉमा बेटर। बट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज अ मेन फैक्टर। ओके। कई बार जब शाम में भी कोई घटना घटती है तो लोग कहते हैं नहीं इन्हें रोने दो क्योंकि इससे मन हल्का हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है ताकि उसके दिमाग पे इस बात का असर ना हो? क्या इससे भी फर्क पड़ता है इस चीज़ का? मैं ये बोलूंगी कि काफी लोग कहते हैं कि रो लो तो मन हल्का हो जी जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। या मत रो, रोने से क्या फायदा है। अगर पेशेंट को मन कर रहा है रोने का, अगर रोना आ रहा है तो उन्हें आराम से रोने देना चाहिए। इट ओके। इज ऑल्सो वे ऑफ कैथारसिस कि वो इमोशन रोने के थ्रू निकल रहा है। बट अगर कोई नहीं रोना चाह रहा है, हम उसे पुश करे जा रहे हैं कि रो जी लो जी। मन हल्का हो जाएगा, रो लो मन हल्का हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। हाँ। या फिर कोई रो रहा है और उसको बोलो कि नहीं मत रो, इतना रो के तो क्यों, क्या वही मैं ठीक जानना होगा या चाहती हूँ कि क्या। आप अगर अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं तभी यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है? कभी कभी हाँ, अगर एक्सप्रेस करें, अगर उस बारे में बात करें, डिस्कशन करें, तो उसका भी असर होता है। बट ये नहीं है कि अगर हमने उसके बारे में बात कर ली है, जी। डिस्कशन कर लिया है, तो इसका मतलब है कि हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं ओके। होगा। वो हो सकता है, बट ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इट हेल्प्स। ओके। शाम भी ये बताइए, भारत में लोग पहले ही मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने से कतराते हैं, तो उसमें इस बीमारी का पता लगाना कितना मुश्किल रहता है? देखिए, अब तो काफी लोग आ रहे हैं, अब काफी लोग थोड़ा ओपन हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं इन जी। सारी चीजों के बारे में। बट हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा गैप है। तो अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है तो हम डायग्नोज कर सकते हैं, अगर कोई इंसान नहीं आ रहा है तो नहीं डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि कितने लोग डायग्नोज हो पा रहे हैं और कितने लोग डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे जी बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज से गुजर रहे हैं, बट वो आगे का आके बात नहीं कर रहे हैं इस जी। बारे में। जी जी। तो मुश्किल तो है। ये नहीं कहूंगी कि सब लोग, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, वो आ रहे हैं, ये नहीं कहूंगी। बट हाँ, काफी अवेयरनेस बढ़ी है मुकाबले में जैसे पहले चीजें थी। बट अभी भी काफी अवेयरनेस बढ़नी बाकी है और लोगों को आगे आके बात करनी चाहिए इस बारे में। ओके। भारत में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के कितने केसेस सामने आते हैं और इन लोगों के सामने चैलेंजेस कैसे होते हैं लाइफ टाइम? तो देखिए, अगेन बिकॉज लोग आते नहीं हैं, तो ऐसे तो केसेस काफी सारे हो सकते हैं जो डायग्नोस नहीं हो रहे हैं। तो अगर कोई फिगर दी जाए तो वो करेक्ट फिगर नहीं होगी। बट जो लोगों को ये होता है, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको काम पे दिक्कत होती है, उनकी पर्सनल लाइफ्स में दिक्कत होती है, जी। उनको पर्सनली अपनी लाइफ में इन द सेंस की स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डिप्रेशन इवॉल्व हो जाता है, एंजाइटी इवॉल्व हो जाती है। उसकी वजह से लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी वो इतना भी नहीं करना चाहते हैं कि अपना खाना खा लें या जी। नहा लें या ब्रश कर लें। छोटी छोटी चीजें बहुत दिक्कत देने लग जाती हैं। तो ये बहुत सारी वेरिएशंस हो सकते हैं कि किस फील्ड में या किस एरिया में आपको दिक्कत हो रही है, बट ब्रॉडली अगर बात की जाए तो सारे एरियाज में दिक्कत आ सकती है। ओके। डॉक्टर, किसी भी तरह के मानसिक विकार से जूझ रहे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? वो बेहतर जिंदगी कैसे बिता सकते हैं और किसी भी तरह के मानसिक डर को अपने से कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि हमारी जो अवेयरनेस है अबाउट मेंटल हेल्थ वो बढ़नी चाहिए। जी। हमें आगे आके उसके बारे में बात करनी चाहिए। जब हम आगे आके बात करेंगे तभी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता है, ये बस लोग सोचते हैं इसकी वजह से परेशानी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की ही बात करें, तो जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो इंसान खुद से नहीं रिकॉल करने की जी। कोशिश कर रहा जी है, बिल्कुल। वो खुद ब खुद आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जाके किसी प्रोफेशनल से बात करें और खुल के बात करें।
जैसे हमें फिजिकल हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, वैसे ही ब्रेन भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है, तो वो हम्म। मेंटल हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें हैं। तो इससे खुल के बात करें, जितना हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जितना इस चीज को नॉर्मलाइज करेंगे, उतनी हेल्प होएगी सबकी। तो दिस विल बी समथिंग विच आई विल रिक्वेस्ट। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो किसी भी तरह के खौफनाक घटना का शिकार होने या उस घटना के विटनेस होने से भी हो सकता है, और इससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा सलाह लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.